हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन। We know that out of the total earth surface 29% is covered by land while the remaining 71% is covered by water। हमें पता है कि अर्थ का जितना भी सरफेस है उसमें से 71% जो एरिया है उसमें वाटर है और बाकी 29% को लैंड ने कवर किया हुआ है। द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स लाइक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया एंड अंटार्कटिका। 29% जो लैंड एरिया है उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें से है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और बाकी जो 71% है उसमें ओशन से, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और Southern Ocean. On the other hand, the water portions of the earth is mainly formed by Pacific, Atlantic, Indian, Northern and Southern Ocean. और वाटर एरिया जो है उसमें है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। It is worth mentioning that the Asia and the Pacific are the largest among the continents and oceans respectively. जितने भी कॉन्टिनेंट है इनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और अगर हम बात करें ओशंस की तो सबसे बड़ा है पैसिफिक। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कवर्स अबाउट 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस। और अर्थ का जितना भी टोटल एरिया है उसमें से 30% सिर्फ एशिया ने ही कवर किया हुआ है। ऑन द अदर साइड ऑफ द 662 करोड़ world population as per 2007 estimates, the continent of Asia alone has 60.50%। और अगर पॉपुलेशन का बात करें अकॉर्डिंग टू 2007 वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन था 662 करोड़ थे, जिसमें से सिर्फ एशिया में ही 60.50% पॉपुलेशन मौजूद थे। Moreover, about 90% of the world's population is living in only northern hemisphere। वर्ल्ड का जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 90% सिर्फ ये नॉर्दर्न साइड ऑफ इक्वेटर में ही रहते हैं, जिसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इट इज नोटेबल दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल एटसेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। किसी भी एक जगह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, कभी भी दूसरे जगह के साथ वो मैच नहीं करता है। It is due to such variation of different elements of natural environment, the population's distribution and the man's way of living are not the same in different places on the earth। जिस तरह से किसी भी दो जगह का क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल एटसेट्रा सेम नहीं हो सकता है, उसी तरह से किसी भी दो जगह का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन का जो नंबर से वो सेम नहीं हो सकता है। एक जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकता है, उसी तरह से पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बहुत कम भी हो सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट मेन्स वे ऑफ लिविंग देन इट विल ऑल्सो नॉट बी सेम इन डिफरेंट प्लेसेस। अगर हम लोग बात करते हैं कि एक आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी कि वे ऑफ लिविंग है किसी अन्य जगह के साथ वो मैच नहीं कर सकता है, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि इनकम सोर्स भी डिफरेंट हो सकता है। किसी भी दो जगह पे रहने वाले लोग का रहन सहन का स्टाइल, साथ ही उसका इनकम सोर्स का वे भी डिफरेंट हो सकता है। इवन द सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। उसी तरह से किसी भी एक जगह को डेवलप होने में या अंडर डेवलप होने में इन्वायरमेंट क्या करता है, एक मुख्य भूमिका निभाता है। That is why the areas having favorable natural environment, rich in natural resources are generally economically advanced। इसी तरह से किसी भी जगह जब नेचुरल रिसोर्सेज से रीच होता है यानी कि किसी भी एक जगह पे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है तो वह जगह जनरली क्या होता है, डेवलप्ड होता है। On the other hand, many areas on the earth having unfavorable natural environment and devoid of necessary natural resources are economically lagging behind। उसी तरह से अगर हम लोग किसी दूसरे जगह का बात करते हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम है, वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट जो है बहुत ही खराब है, तो ऐसा जगह इकोनॉमिकली क्या होता है, अंडर डेवलप होता है। It may be mentioned that being dependent largely on natural environment, some areas of the world have emerged mainly as agricultural regions and some other as industrial
रीजन, इसलिए सभी जगह एग्रीकल्चरल रीजन्स या फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स नहीं हो सकता है। बेस्ड ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट, किसी भी एक जगह में किस तरह का नेचुरल इन्वायरमेंट है वही डिटरमाइन करता है कि वह जगह एग्रीकल्चरल रीजन्स बनेगा या फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स बनेगा। सभी जगह इंडस्ट्रियल रीजन या फिर सभी जगह एग्रीकल्चरल रीजन्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए नेचुरल इन्वायरमेंट क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस जगह पे ज़्यादा रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि इंडस्ट्री पे इस्तेमाल होता है, उसको इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जा सकता है, या फिर जिस जगह का इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है वह जगह एक एग्रीकल्चरल रीजन बन सकता है। इन दिस वे such regional differences in the physical and socio-economic characteristics are very much observed within a continent, country or state। तो इसी तरह से क्या होता है, रीजनल डिफरेंसेस देखा जाता है। एक जगह, एक एरिया जो होता है, एक रीजन दूसरा जगह के साथ में मैच नहीं कर सकता है, उसी तरह से एक कॉन्टिनेंट दूसरा कॉन्टिनेंट के साथ भी मैच नहीं कर सकता है। सिमिलर इन द केस ऑफ कंट्री ऑल्सो। If we see two different countries, that two different countries are not equally developed। अगर हम लोग किसी भी दो कंट्री को देखते हैं या फिर दो डिफरेंट स्टेट को देखते हैं तो दोनों क्या होता है, इक्वली एडवांस्ड वो नहीं रहता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल एलिमेंट्स। क्यों इक्वली डेवलप नहीं हो सकता है, इसका रीजन है क्योंकि नेचर ने सभी जगहों को इक्वली रिसोर्स रिच नहीं बनाया है। किसी जगह पे ज्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं, किसी अन्य जगह पे रिसोर्स का क्वांटिटी क्या है, बहुत कम ही पाया जाता है। जिस जगह पे रिसोर्स का अमाउंट ज्यादा पाया जाता है, बेसिकली ऐसा जगह क्या होता है, तेजी से डेवलप करता है किसी अन्य जगह के तुलना में। जिस जगह पे रिसोर्स बहुत कम पाए जाते हैं वैसे जगह डेवलप नहीं हो पाते हैं। That is why in order to know the overall condition of a continent or its any part, it is necessary to properly study all the elements of the physical and human environments and the interrelationship among them। इसीलिए किसी भी एक कॉन्टिनेंट के बारे में अगर हम लोग अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस जगह का नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इवन वी हैव टू स्टडी द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। हमें नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का संबंध है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ताकि हम लोग एक कॉन्टिनेंट का टोटल ओवरऑल कंडीशन कैसा है उसको समझ सके। It is through such regional studies one can learn many things about the socio-economic progress of a country or any region and various problems associated with it। अगर हम लोग किसी भी एक रीजन का पढ़ाई करते हैं या फिर किसी भी एक कंट्री को अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो उस कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसा है, उस कंट्री का डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है उसको समझ सकते हैं। It is notable that there are similarities too on regional basis in respect of physical elements on the earth surface। अगर हम लोग किसी भी दो डिफरेंट रीजन को देखते हैं तो उसमें भी कुछ फिजिकल एलिमेंट्स सिमिलर पा सकते हैं। On the basis of such similarities in physical environment, some natural regions have been identified on the earth। इसे आधार मान के, यानी कि एक जगह का लैंडफॉर्म जब दूसरे जगह के साथ मैच करता है, ऐसे कॉमन चीजों को देख के अर्थ में कुछ नेचुरल रीजन को बनाए गए हैं जिसका सिमिलरिटीज, यानी कि जिनमें सिमिलरिटीज है उनको एक नेचुरल रीजन पे रखा गया है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच नेचुरल रीजन्स नेसेसरी डेवलपमेंट प्लान्स आर प्रिपेयर्ड। जितने भी नेचुरल रीजन्स पाए जाते हैं अर्थ में उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान्स प्रिपेयर किए गए हैं ताकि जो भी अंडर डेवलप नेचुरल रीजन से उसको डेवलप किया जा सके। दैट इज वाई रीजनल ज्योग्राफी स्टडीज ऑफ वर्ल्ड इज स्टिल इम्पोर्टेंट। इसलिए नेचुरल ज्योग्राफी स्टडी जो है वर्ल्ड में अभी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा रीजन क्या है डेवलप है और कौन सा डेवलप नहीं है, और जो डेवलप नहीं है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग कुछ कदम उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, country etc., the natural regions may also be taken as the basis for the world regional geographic study। कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री को छोड़ के भी नेचुरल रीजन्स के आधार पर भी वर्ल्ड का जो रीजनल ज्योग्राफी है उसका स्टडी करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।